हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको एनसीईआरटी साइंस की एनसीईआरटी के बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाली हूँ। इससे बाहर आपका ग्रेड 2 का पेपर नहीं जाने वाला। मैंने एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया हुआ है और आपको ये 3 वीडियो में मैं आपको पूरा 2 से 3 वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगी साइंस। तो आज की क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, पहला फैक्ट है, आंध्र प्रदेश के भोजन, आंध्र प्रदेश का जो भोजन है वो कौन सा है? तो चावल, अरहर की दाल तथा कुंदरू, रसम, मट्ठा, घी, अचार। ये क्या है? आंध्र प्रदेश का भोजन। आपसे पूछ सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का भोजन क्या है, तो आपको याद होना चाहिए चावल, अरहर की दाल, कुंदरू, रसम, मट्ठा, घी, अचार है। हो सकता है कि आपको ऐसा आ जाए कि 4 ऑप्शन दे दिए और इसमें से पूछ ले कि आंध्र प्रदेश का भोजन इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसलिए आप फैक्ट को अच्छे से याद रखिए। हमारे शरीर में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे शरीर में होते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसको क्या क्या बोलते हैं? तो मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सा होता है? मंड और शर्करा। ठीक है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। यदि आपके भोजन में ये सब चीज है तो आप ये समझिए आप कौन सा आहार कर रहे हैं? संतुलित भोजन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में क्या क्या होता है? रुक्षांश, फाइबर, रुक्षांश मतलब फाइबर और जल शामिल होता है। तो ये किसके लिए जल शामिल होता है? तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रुक्षांश का क्या काम क्या होता है, तो फाइबर का क्या काम क्या होता है? तो ये जो रुक्षांश होते हैं, जो हमारे शरीर में बिना पचा हुआ जो भोजन रहते हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट परीक्षण, तो कार्बोहाइड्रेट परीक्षण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आयोडीन का तनु विलयन लेंगे और उसमें कुछ बूंद टिंचर आयोडीन की अगर मिला देंगे, यदि वो विलयन काला या नीला होता है तो आपको पता चलता है कि उसमें किसकी उपस्थिति थी? मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। आपको पूछ सकते हैं कि काला या नीला होना विलयन का किसकी उपस्थिति दर्शाता है, तो वो किसकी उपस्थिति दर्शाता है? मंड की उपस्थिति दर्शाता है। 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन में 10 बूंद कास्टिक सोडा की मिलाने पर विलयन का बैंगनी रंग का होना किसका दर्शाता है? प्रोटीन का दर्शाता है। और कागज पर तेल का धब्बा लगना किसको दर्शाता है? किस खाद्य पदार्थ की उपस्थिति दर्शाता है? वसा की उपस्थिति दर्शाता है। तो आपको याद रखना है कि विलयन का नीला काला होना किसको दर्शाता है? मंड को दर्शाता है। और विलयन का बैंगनी रंग का होना प्रोटीन को दर्शाता है। और कागज पे तेल के धब्बे लगना वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन कौन से स्रोत है? तो इसका शकरकंदी, जिसे आप शकरकंद भी कहते हैं, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा, ये सब किसके स्रोत हैं? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। वसा के स्रोत मूंगफली, गिरी, बादाम, गिरी को ही बादाम कहते हैं, तिल, मछली, मांस, अंडे, ये किसके स्रोत है? वसा के स्रोत है। प्रोटीन के स्रोत, आपसे ये पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा 43% प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। तो चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, मछली, पनीर, अंडे, ये सब किसके स्रोत है? प्रोटीन के स्रोत है। अच्छा, प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन से शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक तत्व है। और यदि आपके शरीर आपके भोजन में प्रोटीन नहीं है तो आपकी वृद्धि पर्याप्त या उचित नहीं होगी जो होनी चाहिए।
आपको जिम में भी आपको रिकमेंड करते हैं कि आप प्रोटीन खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको याद होना चाहिए शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा तत्व सबसे आवश्यक है, तो वो प्रोटीन है। विटामिन क्या करता है? विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, वो विभिन्न रोग होने से हमारे शरीर को बचाता है। इसलिए आपको उचित मात्रा में आपके आपके खाने में विटामिन भी होने चाहिए। तो ए विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इससे क्या रोग होता है? तो क्षीणता, दृष्टिहीनता रोग होता है। इससे क्या होता है? इसके लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना भी बंद हो जाता है। विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी और इससे क्या होता है? दुर्बल पेशियां हो जाती है और काम करने में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। तीसरा है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और ये इसमें क्या? मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, और ये सब क्या है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है? रिएक्टस रोग होता है और अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना है। किसको बताता है? विटामिन डी की कमी को बताता है। विटामिन ई, इसको क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? आनुवांशिकता। विटामिन के, फिलोक्विनोन। इसकी कमी से क्या होता है? खून का थक्का जमने लगता है। कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से क्या होता है? अस्थि और दंत में, मतलब हड्डियों में और दांतों में रोग होता है और कमजोर हड्डियां हो जाती है और दांतों का क्षय होने लगता है, मतलब टूटने लगते हैं। आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा या गाइटर रोग होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता, ये सब किसको दर्शाता है? आयोडीन की कमी को दर्शाता है। लो एनीमिया, इसमें कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और ये किसकी किसके इसमें क्या लक्षण है? तो इसकी लक्षण है कमजोरी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो विटामिन है वो जल में घुलनशील है और कौन कौन से विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील है। तो ए, डी, ई, के, ये जो विटामिन है किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। और बी और सी ये जल में घुलनशील है। तो बी, सी जल में घुलनशील और ए, डी, ई के वसा में घुलनशील। आप उसको याद रख लो कि बी, सी सिर्फ किस में? जल में, बाकी सब आपको याद ही रह जाएगा कि जो बचा वो वसा में घुलनशील। हाँ, साधारण व्यक्ति एक दिन में लगभग कितनी कैलोरी खाता है? तो साधारण जो व्यक्ति रहता है वो एक दिन में 3000 कैलोरी खाता है। वो किस रूप में खाता है? जो भी अपन भोजन खाते हैं वो कितने 3000 कैलोरी का होता है साधारण व्यक्ति एक दिन में। और जो परिश्रमी व्यक्ति होता है उसके खाने में कितनी कैलोरी हो रही है? तो 3600 कैलोरी होती है साधारण और परिश्रमी व्यक्ति में। ठीक है, विटामिन विटामिन क्या कौन से यौगिक होते हैं? तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं और खनिज अकार्बनिक रासायनिक यौगिक तत्व होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकता है कि विटामिन कौन से यौगिक हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि विटामिन कार्बनिक यौगिक है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग कहलाते हैं। तो विटामिन की जो कमी से जो रोग होते हैं उसको बोलते हैं हीनता जन्य रोग, डिफिशियंसी डिसीज। ठीक है, आयरन का सर्वोत्तम स्रोत, तो आयरन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? यकृत है। और जो पोटेशियम है वो हृदय की धड़कन, नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो पोटेशियम का काम क्या है? धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों का संचालन करना किसका काम है? पोटेशियम का काम है। सोडियम, सोडियम का काम क्या है? रक्तदाब को नियंत्रित करने में सहायक
होता है और जल का संतुलन अपने शरीर में बनाए रखता है। तो ये किसका काम है? सोडियम का। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का उपापचय, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा कहाँ अपने शरीर में कहाँ उसका उपापचय होता है? तो वो होता है यकृत में। ठीक है। पाचन नाल की लंबाई कितनी है? 33 फीट होती है पाचन नाल की लंबाई। कार्बोहाइड्रेट और वसा का मुख्य रूप से हमारे शरीर में क्या प्रदान करता है? तो वो ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट वसा हमारे शरीर में क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए ठीक है, अब पढ़ लेते हैं विटामिन के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन ए का स्रोत है आम, पपीता, गाजर, दूध, मछली का तेल। विटामिन बी का स्रोत है गेहूं, चावल, यकृत। विटामिन सी का स्रोत है संतरा। आपसे पूछ सकते हैं यकृत में कौन सा विटामिन होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि यकृत में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी। ठीक है। विटामिन सी स्रोत है संतरा, अमरूद, टमाटर, मिर्च, नींबू, आंवला। और विटामिन डी का सबसे ज्यादा मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश, दूध, मक्खन, अंडे और मछली। ठीक है। अब मानव शरीर की पाचन प्रक्रिया के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मानव शरीर की जो पाचन प्रक्रिया है उसके कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। पहला है अंतर्ग्रहण। अपन जो खाना खाते हैं उसको क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं। फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, फिर मल परित्याग होता है। तो पाचन की प्रक्रिया के कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है। मानव लगभग 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकालता है अपने। तो अपने मुख से कितनी लीटर लार निकालता है? तो 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकालता है। लार की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है और इसका पीएच मान 6.8 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जो भोजन के साथ जो जीवाणु आते हैं उनको कौन नष्ट करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। और ये जो क्षारीय भोजन है उसको क्या किसमें बदल देता है? मध्यम अम्लीय कर देता है। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या क्या काम है? भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करना और क्षारीय भोजन को मध्यम अम्लीय में बदल देना। ये किसका काम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये कहाँ होता है? अमाशय में होता है। अमाशय में भोजन, आपसे पूछ सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। और अमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है? तो 4 घंटे तक रहता है। छोटी आंत की दीवारों में कौन सा रस निकलता है? तो यांत्रिक या आंत रस निकलता है जिसका पीएच मान 8 होता है। आंत रस में अनेक एंजाइम होते हैं जिसको आप कैसे याद रखेंगे? कौन कौन से? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, लाइपेज। इसको आप स्मेल से याद रखेंगे। इसको आप स्मेल से याद रखेंगे। पहला है एस से होगा सुक्रोज, एम से होगा माल्टोज, ई से होगा रेप्सपिन, एल से होगा लैक्टोज और एल से होगा लाइपेज। तो आप इसको ऐसे याद रख लेंगे। बड़ी आंत में जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि खनिज लवणों और जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है बड़ी आंत में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। में वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और
आपसे मैंने पहले भी बताया था, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का उपापचय कहाँ होता है? यकृत में होता है। आपको याद रखना है कि 1 ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण दहन करने के लिए 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है। 1 ग्राम, फिर से रिपीट कर रही हूँ, 1 ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण दहन करने के लिए 4.5 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है। वसा, वसा किससे मिलकर बनता है? तो वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन युक्त पदार्थ है। जो 20 डिग्री सेल्सियस पे वसा द्रव में परिवर्तित हो जाता है, वो द्रव क्या कहलाता है? वो ऑयल कहलाता है, तेल कहलाता है। ठीक है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण दोहन में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा लगती है? तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा लगती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण दोहन में 9.0 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, या उससे उसका दोहन होता है। अब आपको याद रखना है कि विषाणु से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो ट्रिक है, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। ए से एड्स, चाचा से चेचक, इन से इन्फ्लुएंजा, हे से हर्पिस, डा से डेंगू ज्वर, टो से टेरोकोमा, ख से खसरा, गाल से गलसुआ, पे से पीलिया और छा से छोटी माता, पो से पोलियो। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। और आपको अगर ट्रिक याद नहीं करनी तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन से हैं? ट्रिक है इसकी, पंडित का टिक न्यू है। तो प से फ्लैग, डी से डिप्थीरिया, त से टाइफाइड, क से काली खांसी, टी से टिटनेस, क से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया और हे से हेजा। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में यदि अपन को प्रोटीन ना मिले तो क्या होता है? शरीर की वृद्धि का रुक जाना, चेहरे में सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिस, ये सब रोग आपको प्रोटीन की कमी के कारण होगा। तो आपको ये लक्षण दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन की कमी के कारण हो रहा है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा विटामिन खाना पकाने के समय नष्ट हो जाता है? तो यदि अपन खाना बनाते हैं तो विटामिन सी खाना पकाते हुए नष्ट हो जाता है। आहारी रेशे रक्षांश फाइबर का स्रोत कौन कौन सा है? तो साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, ये सब किसका? फाइबर का स्रोत है। ठीक है। रुक्षांश क्या करता है? बिना पचे हुए भोजन जो रहता है हमारे शरीर से, उसको बाहर निकालने में सहायता करता है। इसमें मैंने आपका एनसीईआरटी को पूरा कवर किया हुआ है। आपको 2 से 3 वीडियो में आपको पूरी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी और आपको इसके अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है या बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका मैंने एक एक फैक्ट, एक एक चीज इसमें कवर करी है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक तंतु कौन कौन से होते हैं? तो सूती, जूट, रेशमी या रेशम तथा ऊनी या ऊन के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो सूत, जूट, रेशम और ऊन, ये अपन को कहाँ से प्राप्त होता है? पादप और जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है। रुई और पटसन, ये किससे प्राप्त होते हैं? आपको पादपों से प्राप्त होते हैं। ऊन और रेशम, ये किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पादप मतलब
पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो रुई और पटसन आपको किससे प्राप्त होते हैं? पादपों से प्राप्त होते हैं। और ऊन और रेशम किससे प्राप्त होते हैं? आपको जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जूट को ही पटसन कहते हैं। ठीक है। अब तकली क्या है? तो तकली एक कताई कताई के लिए सरल युक्ति हस्त तकुआ है, जिसका उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तकली बोलते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि तकली क्या है, तो कताई के लिए एक युक्ति है हस्त तकुआ, इसको क्या बोलते हैं आप? तकली बोलते हैं। रेशम तंतु, रेशम कीट किसके द्वारा खींचा जाता है? तो कोकून के द्वारा खींचा जाता है। जो रेशम तंतु को अपन खींचते हैं वो किससे खींचते हैं? कोकून से खींचते हैं। ठीक है। संश्लेषित संश्लेषित तंतु तो कौन से होते हैं? जो अप्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जो खुद मानव निर्मित है। तो वो कौन से? पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक। ये कौन से तंतु हैं? अप्राकृतिक तंतु। रेशे या तंतुओं से जो तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कताई बोलते हैं। आपको याद रखना है, रेशे या तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। तागे से वस्त्र बनाने की कितनी विधि होती है? 2 विधि होती है। या तो तागे से वस्त्र बनाने की 2 विधि होती है, एक बुनाई और एक बंधाई। तो बंधाई में कितने धागों का यूज किया जाता है या कितने तांगों का यूज किया जाता है? तो वो क्या बोलेंगे आप? एक तांगे का यूज किया जाता है। ठीक है। वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि कहाँ होती है? ये भी पूछ सकते हैं। तो वो नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में यहाँ होती है। नेक्स्ट है, कताई के लिए एक सरल युक्ति का उपयोग किया जाता है, वो कौन सी है? तकली। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग का निर्माण कब हुआ? 1956 में हुआ। और ये आयोग किसके अंतर्गत आता है? तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के अंतर्गत आता है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग किस का निर्माण 1956 में हुआ। और यह आयोग किसके अंतर्गत आता है? तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। कपास से बीजों को क्या बोलते हैं? कंकतन बोलते हैं। कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। जो कपास के बीजों को अलग किया जाता है वो किस विधि से किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो कंकतन द्वारा किया जाता है। और इस प्रक्रिया को ओटना बोलते हैं। ठीक है। कपास से बीजों का अलग करना कंकतन कहलाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओटना कहते हैं। पटसन कहाँ कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है, बिहार, असम में उगाया जाता है। ठीक है। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। तो ऐसी लताओं को या ऐसे पौधे को क्या बोलते हैं? विसर्पी लताएं कहते हैं। आपने देखे होंगे कि कुछ बेलाएं ऐसे नीचे फैलती है, उसको क्या बोलते हैं? विसर्पी लताएं। जब कुछ पौधे की सहायता से वो और कुछ जो लताएं रहती है वो पौधे की सहायता से ऊपर चल जाती है या ऊपर चढ़ जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? आरोही। उसको क्या कहते हैं? आरोही। वह कैसे कहलाते हैं? आरोही कहलाते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, पर्णव्रत। पर्णव्रत क्या होता है? तो पत्ती का वह भाग जो तना से जुड़ा होता है, पत्ती का वह भाग जो तना से जुड़ा होता है, ये दिख रहा होगा, ये तने से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है? पर्णव्रत। दूसरा है पटल। तो ये जो पूरा भाग है इसको क्या बोलेंगे अपन? पटल बोलेंगे या फलक बोलेंगे। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहलाता है? कहलाता है फलक या पटल कहलाता है। ठीक है। पत्ती के इन रैखिक संरचनाएं, जो पत्तियों पर ये ऐसी ये संरचनाएं बनी है,
ये क्या कहलाती है? शिरा कहलाती है। और जो बीच में जो मेन लाइन बनी है ये क्या कहलाती है? मोटी शिरा या मध्य शिरा कहलाती है। और ये डिजाइन है उसको क्या बोलते हैं आप? सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। घास की पत्ती में ये सिराएं सिराएं कौन सी श्रेणी में होती है? तो समांतर सिरा विन्यास होती है घास की पत्तियों में। ठीक है, अब जड़, जड़ कौन सी कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। मूसला जड़ें, मूसला जड़ें कैसी होती है? एक जड़ रहती है और उससे अलग अलग जड़ें निकलती है, तो ये मूसला जड़ें या पार्श्व जड़ें कहलाती है। और रेशेदार जड़ें कैसी होती है? मूसला जड़ें में सिर्फ एक मुख्य जड़ रहती है और बाकी अलग अलग जड़ रहती है। और आप रेशेदार में क्या होता है? इसमें मुख्य जड़ नहीं होती है, इसमें सभी जड़ मुख्य होती है और अलग अलग रेशे निकलते हैं। आप देख सकते हैं इसको डायग्राम में। तो ये क्या कहलाती है? रेशेदार जड़। अब पुष्प के बारे में पढ़ लेते हैं। सूरजमुखी, गुलदाउदी और गेंदा ये क्या है? पुष्प का गुच्छ है। इसको एक फूल नहीं बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? पुष्प गुच्छ। ठीक है, अब ये इसके भाग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ये जो है अंदर का जो भाग है वो क्या कहलाएगा? पंखुड़ी कहलाएगा। और ये ऊपर का जो ये दिख रहा है आपको गुलाब में जैसे रहता है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? बाहादल। ठीक है, ये जो भाग है ये क्या बोलाएगा? बाहादल। अब स्त्री केसर, जो बीच में एक ऐसी निशान है वो क्या बोलेगा? स्त्री केसर कहलाएगा। और ये जो कण है जो ऊपर लगे हैं छोटे छोटे डॉट जैसे, ये क्या आएगा? परागकेश आएगा। और ये साइड में जितने भी हैं ये लाइनें ऐसी बनी है ये क्या आएगी? ये पुंकेसर। इसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर। स्त्री केसर क्या होता है? पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। अब स्त्री केसर के क्या क्या भाग होते हैं? तो स्त्री केसर में वर्तिका होती है, वर्तिकाग्र होता है और अंडाशय होता है। तो ये जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। और इसका ऊपरी भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। और ये जो लाइन है ये क्या कहलाती है? वर्तिका। अंडाशय में छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती है जिसे बीजांड कहलाता है। आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि अंडाशय में जो छोटी छोटी संरचनाएं होती है उसको क्या कहते हैं? तो वो क्या कहलाता है? बीजांड। तो आप इसको फैक्ट टू फैक्ट याद रखिए। जड़ें, जड़ें मिट्टी से जल खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में क्या करती है? दृढ़ता से जमाए रखती है। पत्तियां क्या करती है? भोजन बनाती है। पौधों के प्रकार, पौधे कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, शाक, झाड़ी और वृक्ष। अच्छा, आलू का कौन सा भाग अपन खाते हैं? तो आलू का जो भाग खाते हैं वो तना। मूली का खालिस्तान और खालिस्तान दोनों खाया जाता है। तो मूली का जो भाग अपन खाते हैं जड़ और पत्ता। ठीक है, लौकी आप सब्जी नहीं बोलेंगे, लौकी का जो फल जो खाते हैं वो भाग वो क्या होता है? फल होता है। भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है। तो कौन कौन से पोषक तत्वों में सम्मिलित है भोजन के? तो आपको बताना है। तो 2 होते हैं, खनिज लवण और विटामिन किसमें होते हैं? भोजन के पोषक तत्वों में शामिल होते हैं। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली जो संधि रहती है उसको क्या बोलते हैं अपन? धुराग्र संधि। ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य जो संधि होती है वो कौन सी संधि होती है? अचल संधि। आप उसको याद रखते हैं कि जबड़े मतलब मुंह, मुंह से जो बात बोल दी वो क्या हो गई है? अचल हो गई है। तो इसको कैसे याद रख सकते हो? अचल संधि। ठीक है, संकुचित होने के कारण पेशी क्या होती है? उभर जाती है। तो पेशी क्या होती है? संकुचित होती है और इसलिए वो अपने शरीर में अपन को उभरी हुई दिखती है, अपन उसको देख सकते हैं। ठीक है, तिलचट्टा कॉकरोच, इसके कितने जोड़ी पैर होते हैं? तो इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं और टोटल 6 पैर होते हैं। ठीक है, पक्षियों के दृढ़
पक्षियों की जो पेशियां और दृढ़ पेशियां होती है तथा हल्की अस्थियां होती है, जो उसकी हड्डियां होती है वो बिल्कुल हल्की होती है, जो उनको उड़ने में सहायता करती है। मछली कौन कौन से क्रम में वलय बनाकर तैरती है? तो मछली एकांतर क्रम में वलय बनाकर तैरती है। आप इसमें देखिए, ये जो जांग की अस्थि होती है, इसके बीच में जो हड्डी होती है इसको क्या कहते हैं अपन? कुल्लू कुन कुन कुंदुक खल्लिका संधि। ठीक है, जो बीच में जो हड्डी के बीच में जो ऊपर नीचे जो होती है, वो जो अपने पैर को मोड़ने में सहायता करती है, वो कौन सी होती है? तो ये होती है कंदुक खल्लिका संधि। ठीक है, चित्र में आप देख सकते हैं। सत्रह सौ नब्बे में फ्रांसीसियों ने मापक की एक प्रणाली की रचना की, जिसे किससे बोलते हैं? मीटरी पद्धति कहते हैं। इसका मीटर पद्धति का इसका एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। मीटरी पद्धति का एसआई मात्रक क्या था? लंबाई का एसआई मात्रक, सॉरी, मीटरी पद्धति में लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम यूज कर सकते हैं, किसको यूज कर सकते हैं? धागे को, क्योंकि वक्र रेखा कैसी होती है? वक्र रेखा ऐसी होती है, तो इसको आप धागे से नाप सकते हैं और फिर स्केल से वो धागे की लंबाई नाप के आप वक्र रेखा की लंबाई बता सकते हैं। ठीक है, सरल रेखी गति का उदाहरण है, सरल रेखी गति का उदाहरण है सिपाही की गति, वाहनों की गति। ये क्या है? सरल रेखा में एक गति करते हैं। वर्तुल गति कौन कौन सी होती है? पंखे की गति, मतलब ऐसी गति जो एक पॉइंट से शुरू होकर वापस सेम पॉइंट पे आके घूमती है, तो वो क्या कहलाती है? वर्तुल गति। आवर्ती गति क्या होती है? एक पॉइंट के बाद वो अपनी गति वापस दोहराती है। घंटे की गति या झूले की गति। सरल रेखा के अनुदिश की गई गति सरल रेखी गति होती है। वर्तुल गति में वस्तु इस प्रकार गति करती कि वो नियत बिंदु पर समान दूरी में समान समय में आती है। ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है, वो कौन सी गति कहलाती है? आवर्ती गति। ठीक है, अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने अंदर से आकर गुजरने नहीं देती है। ठीक है, और जो पारदर्शी वस्तु है प्रकाश को अपने अंदर से स्पष्ट रूप से गुजरने देती है, या आप ये बोल सकते हैं पारदर्शी वस्तु है प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती है तथा दूसरी ओर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं अपन पारदर्शी वस्तु में। और पारभासी वस्तु कौन सी होती है? पारभासी वस्तु है प्रकाश के कुछ भाग को अपने अंदर में से जाने देती है और कुछ को नहीं जाने देती है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पॉलिथीन, सीड, धुआं, कोहरा, ये सब किसके हैं? पारभासी वस्तुओं के उदाहरण हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज कमेंट में शेयर करके मुझे बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और ये वीडियो 2 या 3 वीडियो में मैं आपको कंप्लीट साइंस करा दूंगी, और इससे बाहर आपको पेपर नहीं जाने वाला। प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और मेहनत कर पाऊंगी। प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।